हेलो फ्रेंड्स, आईपीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। अपन पीछे वीडियो में बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का अपना चैप्टर था, जो 5वां चैप्टर आपकी बुक का था, उसकी बात कर रहे थे अपन पादपों में परिवहन। उसमें अपन अगर आगे बढ़ते हैं, अपन ने पढ़ लिया था विसरण के बारे में पूरा, पारगम्यता के आधार पर 4 प्रकार की झिल्लियाँ थी, उनका डिस्कस अपन ने कर लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था परासरण के बारे में, जो परासरण के बारे में अपन ने अंतः परासरण है बही परासरण, इसको समझ लिया था। उसके बाद जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन को अपन ने समझ लिया था। ठीक है, इतनी बात अपन कर चुके हैं। अब आगे अपना टॉपिक जो है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आगे अपना जो टॉपिक है उसकी चर्चा अपन करते हैं। क्या है? आगे अपना टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। अपन ने पढ़ा कि विसरण है, परासरण है, इसकी डेफिनेशन अपन ने समझी थी। अब विसरण और परासरण जो था उसकी डेफिनेशन की बात अपन कर चुके हैं। अब बता रहा है क्या है, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में कौन कौन से दाब उत्पन्न होंगे? जब विसरण होगा तो क्या होगा? विसरण दाब होगा। जब परासरण होगा तो क्या होगा? परासरण दाब उत्पन्न होगा। तो कौन कौन से दाब पैदा हो रहे हैं, उन सब बातों की चर्चा अब ये हमें बताएगा। अपन ने परासरण में पढ़ा था विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होता है, विलायक क्या होता है? जल होता है। तो अब आगे डिस्कस करेगा कौन कौन से दाब हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। देखिए 1 बाय 1 मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहला अपना है यहां पर परासरण दाब। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और दाब को प्रेशर। तो क्या बन गया है? ओपी। क्या बन गया? ओपी। तो परासरण दाब क्या होता है? ओपी, ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या है परिभाषा जो आपको याद रखनी है। देखिए मैं अगर थोड़ा बहुत रिवाइंड करूं पीछे, मैंने आपको बताया था परासरण की परिभाषा के अंदर कि परासरण किसे कहते हैं। अगर आपको याद है मैंने बोला था अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने समझाया था क्या? विलायक। और विलायक हमेशा क्या होता है? जल। तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये मैंने आपको समझाया था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? परासरण की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब देखो होगा क्या, इधर विलायक और विलेय दोनों है, इधर भी विलायक और विलेय दोनों है। अब इधर विलायक ज्यादा है तो विलेय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विलेय कोई भी पदार्थ कुछ भी हो सकता है। इधर विलायक कम है तो विलेय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी मैं बात करूं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर की साइड में विलेय का मान ज्यादा है, यानी पदार्थ ज्यादा है, जबकि 1 नंबर की साइड जल का मान ज्यादा है, पदार्थ कम है। मैं यहाँ आपको चीनी का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि इधर पानी ज्यादा है, इधर चीनी ज्यादा है। अब जब पानी इधर से इधर आएगा, ज्यादा से कम की तरफ आएगा, चीनी की तरफ, तो होगा क्या? जो चीनी है वो पानी के विपरीत दिशा में एक दाब लगाती है और उसी को क्या बोलते हैं? परासरण दाब। तो परिभाषा क्या बन गई? जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो विलेय द्वारा उसके विपरीत लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसको लिख लेते हैं, तो आप साथ साथ में इसको नोट करते जाना, परासरण दाब की जो डेफिनेशन है उसको। वह दाब जो शुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से
रोकता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो परिभाषा बन गई, वह दाब जो शुद्ध जल विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। बात को समझना आप। ये कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह दाब जो शुद्ध जल में क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर जा रहा होता है, और विलायक में हमेशा क्या होगा? शुद्ध जल होगा। तो जल जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो दूसरी ओर स्थित घोल, अब इधर जो घोल है दूसरी ओर, ये घोल क्या करेगा? जब जल इधर आ रहा है तो इसको आने से यहाँ पर ये विपरीत दाब लगाएगा, रोकेगा, और उसी विपरीत लगने वाले दाब को क्या कहते हैं अपने? परासरण दाब। ये इसकी परिभाषा हो गई। समझ गए बात को? यानी जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो दूसरी ओर स्थित घोल विलायक को प्रवेश करने से रोकता है, और उसके विपरीत एक दाब लगातार, वही दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ये परिभाषा होगी, वह दाब जो शुद्ध जल विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दूसरी ओर स्थित घोल है, वो उसको विपरीत दाब लगाता है, उसको क्या बोल दिया आपने? परासरण दाब बोल दिया। समझ गए बात को? नेक्स्ट अपन बात करें आगे। आपको याद रखना है, परासरण दाब समानुपाती होता है किसके? विलेय के अणुओं के। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैसे? आप कह रहे हो परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो विलेय के अणुओं के समानुपाती, मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा इधर विलेय के अणु होंगे, क्योंकि विपरीत दाब कौन लगा रहा है? विलेय के अणु लगा रहे हैं, तो जितने ज्यादा विलेय के अणु होंगे दाब उतना ही ज्यादा होगा। यानी दाब ज्यादा मतलब क्या ज्यादा होगा? परासरण दाब ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब विलेय के अणु जितने ज्यादा होंगे परासरण दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। समानुपाती हो गया परासरण दाब विलेय के अणुओं के। समझ गए बात को? नेक्स्ट अपन अगर बात करें, इसको आपको रट लेना है कि शुद्ध जल जो है उसका परासरण दाब क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखना, शुद्ध जल जो होता है उसका परासरण दाब हमेशा क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। क्योंकि शुद्ध जल होगा मतलब कोई भी विलेय नहीं, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं, उसमें इसे दाब लगेगा ही नहीं। दाब ही नहीं लगेगा मतलब परासरण दाब है ही नहीं। समझ गए ना बात? इसको ध्यान में रखना आपको। आगे किसी विलयन का परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब किससे मापा जाता है? ओस्मोमीटर से मापा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी विलयन का परासरण दाब मापने के लिए आप क्या काम में लोगे? ओस्मोमीटर काम में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जल की गति कम ओपी से अधिक ओपी की ओर होती है। कम ओपी से अधिक ओपी की ओर जल की गति होगी। इस बात को समझना है। यानी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? ओपी कम जिधर है, ओपी ज़्यादा जिधर है, जल का प्रवाह उधर ही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट जिधर ओपी कम होगा जल उधर
जाएगा जिधर ओपी ज्यादा होगा, यानी कम ओपी से ज्यादा की तरफ जल जाएगा। अब ये क्या है, देखो जल की गति कम ओपी से, ओपी कम, ओपी मतलब परासरण दाब, कम ओपी से ज्यादा ओपी की ओर। ओपी का मतलब क्या है, परासरण दाब, और परासरण दाब अगर मैं शॉर्ट में लिखूं क्या है, विलेय के द्वारा लगने वाला दाब, विलेय द्वारा लगाया गया दाब, किसके विपरीत, विलायक के विपरीत। और विलायक कौन है, जल है, यानी जल के विपरीत विलेय जब दाब लगाता है वो क्या है, परासरण दाब। अब अगर परासरण दाब कम है मतलब विलेय का मान क्या है, कम है। परासरण दाब कम मतलब ओपी अगर कम है, ओपी कम कब होगा, जब विलेय कम होगा, तो ओपी कम होगा मतलब क्या है, यहाँ पर विलेय कम, विलेय कम मतलब जल का मान क्या हो गया भाई साहब, ज़्यादा हो गया। तो कम ओपी का मतलब जल का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और अगर परासरण दाब ज़्यादा है, ओपी ज़्यादा है मतलब विलेय का मान ज़्यादा है, और विलेय ज़्यादा होगा मतलब जल क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट आ गया ना अपने आप ही, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, ये अपने को पता है, इस बात से अपन ने निकाला है कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। अगर मैं इसको ओपी के रिलेवेंस में बात करूं तो ओपी कम से जा रहा है किधर, ओपी ज्यादा की तरफ। ये बात समझे या नहीं समझे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, रटना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले परासरण की डेफिनेशन याद रखनी है। इस बात को मैं दोबारा समझाऊंगा, जो यहाँ पर लिखी है दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से समझना। उधर पूरा समझा रहा हूं मैं, जो कुछ भी था वापस। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है परासरण की परिभाषा। क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले परासरण क्या है, इसकी परिभाषा। और परासरण की परिभाषा अपन पीछे पढ़ के आए हैं, विलायक अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझ गए। तो विलायक कौन है, जल है। यानी मैं या तो ये बोल सकता हूं कि विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण, या जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाया, परासरण कहलाया। ये बात अपन कर चुके हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में परासरण के बाद में आपको याद रखना है क्या, परासरण दाब। क्या याद रखना है आपको, परासरण दाब। और परासरण दाब का मतलब क्या हो गया, ओपी हो गया, ये आपको याद रखना। अब ओपी क्या होगा, सेम वही बात, ये अर्धपारगम्य झिल्ली जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, उस टाइम जो विलेय है, अब ये बातें आपको अपने आप समझनी है। विलायक जल ज्यादा है मतलब विलेय क्या हो जाएगा, कम। इधर जल कम है मतलब विलेय क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जिधर विलेय ज्यादा है अपने को याद क्या रखना है, परासरण। परासरण में अपन ने क्या पढ़ा, जल अपनी अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर जाता है तब विलेय जिधर ज्यादा होगा वो विलायक के विपरीत दाब लगाता है। यानी जल जब आता है ज्यादा से कम की तरफ, विलेय उसकी विपरीत दाब लगाता है। उस विपरीत दाब को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी अपन कहते हैं। ये परासरण दाब की परिभाषा होगी कि वह दाब जो शुद्ध जल विलायक की अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश से रोकता है, वो दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ गए। अब परासरण दाब समानुपाती किसकी हो गया, विलेय के अणुओं के। विलेय के अणु जितने ज्यादा होंगे दाब उतना ही ज्यादा लगाएंगे, तो परासरण दाब के समानुपाती हो गया क्या, विलेय के अणु। फिर आपको याद रखना है शुद्ध जल का जो परासरण दाब हो कैसा होता है, हमेशा 0 होता है। उसके बाद में किसी विलेय का परासरण दाब आप किससे मापोगे, ऑस्मोमीटर से मापेंगे। ठीक है। अब सबसे मेन बात यह है कि जल की गति अगर ओपी के रिलेवेंस में बात करें, अगर ओपी को समझ के जल की गति की मैं बात करूं तब आप क्या बोलोगे। अब देखो यहां पर 2 वर्ड हैं, एक तो आया ओपी कम और एक आया ओपी ज्यादा। अब ये लाइन आपने मान लो रट रखी है कि जल जो होता है वो कम ओपी से ज्यादा ओपी की तरफ गति करता है। अब आप इसको रटना नहीं चाहते हो तब आप कैसे समझोगे। ओपी से पहले क्या याद होना चाहिए आपको, परासरण। परासरण में अपन ने क्या पढ़ा है, जल अपनी अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर जाता है। यही पढ़ा अपन ने कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, फिर परासरण दाब में क्या पढ़ा आपने? जब जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा होता है तो दूसरी साइड में विलेय का मान ज्यादा होने की वजह से विलेय इस जल के विपरीत एक दाब लगाते हैं, वो क्या है? ओपी है। ठीक है, अब देखो ओपी कम यानी परासरण दाब कम। परासरण दाब कम कब होगा? जब विलेय दाब कम लगाएगा तभी तो होगा ना। तो यहां पर ओपी कम मतलब विलेय दाब कम लगाएगा, और विलेय जब दाब कम लगाता है यानी विलेय कम है तो ज्यादा कौन होगा? जल ज्यादा होगा। इसलिए ओपी कम तभी होता है जब जल का मान क्या हो? ज्यादा हो। इधर ओपी ज्यादा, परासरण दाब ज्यादा है, जल को आने नहीं दे रहे। ये कंडीशन कब होगी? जब विलेय का मान बहुत ज्यादा होगा। और विलेय ज्यादा कब होगा? जब विलेय कम होगा, यानी जल कम होगा। अब देखो जल ज्यादा जल कम, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आया कि नहीं आया? आया ना। बस ये तो आपको याद करना है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर समझ गए? ओपी कम से ज्यादा की तरफ जल की गति होती है। अगर मैं बात करूं जल, आपने ये तो याद कर रखा कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, उसको परासरण बोलते हैं अपन। फिर परासरण दाब में आपने बोला जब जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहा है तो विलेय द्वारा उसके विपरीत लगाया गया दाब क्या है? परासरण दाब ओपी है। अब ओपी ज्यादा और कम कब होगा? ओपी ज्यादा तब होगा जब विलेय का मान ज्यादा होगा, क्योंकि विलेय जितना अधिक दाब लगाएगा उतना ही अधिक क्या होगा? परासरण दाब होगा। अगर विलेय कम है तो दाब कम लगाएगा, मतलब परासरण दाब कम हो जाएगा, ओपी कम हो जाएगा। तो ओपी कम होने का मतलब जल का मान ज्यादा, और ओपी ज्यादा होने का मतलब जल का मान क्या है? कम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अगर अपन इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाएं, इसको आप उतार लेना क्योंकि बुक में नहीं है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट मैं लिखवा रहा हूँ कहीं भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। समझ गए ना? आपको सबसे पहले याद क्या रखना है? परासरण की परिभाषा याद रखनी है आपको। और परासरण की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा है? विलायक जो होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गति करता है, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण। और विलायक हमेशा क्या होगा? जल। ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है किसकी? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब परासरण दाब क्या होगा इसको समझना आपको। ये अपने पास में अर्धपारगम्य झिल्ली, तो विलायक जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहा होता है, विलायक ज्यादा है तो इधर विलेय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इधर विलेय का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आता है तब विलेय जो है उसके विपरीत एक दाब लगाता है। किसके? विलायक के। और विलेय द्वारा जो विपरीत दाब लगाया जाता है वही क्या है? परासरण दाब है। ठीक है, विलायक जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आता है तो विलेय के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर आपको याद रखना है क्या? परासरण दाब समानुपाती होता है किसके? विलेय के। विलेय जितना ज़्यादा होगा परासरण दाब का मान उतना ही ज़्यादा, यानी विलेय जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। समझ गए? फिर आपको याद रखना है जो परासरण दाब है वो शुद्ध जल के लिए, शुद्ध H2O के लिए कितना है? 0 है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद परासरण दाब किससे मापते हैं? ऑस्मो मीटर से मापते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपको याद क्या रखना है, जल की गति अगर ओपी के रिलेवेंस में बात करें तो कम ओपी से किधर होती है, ज़्यादा ओपी की ओर। अब इस बात को आपको समझना है, ओपी कम है मतलब क्या कम है, परासरण दाब कम है। परासरण दाब कब कम होगा, परासरण दाब किस समानुपाती है, विलय के, यानी विलय कम होगा तभी क्या होगा, विलय कम होगा तभी क्या कम होगा, ओपी कम होगा। तो ओपी कम कब होगा, जब विलय कम होगा, और विलय कम होगा मतलब विलय क्या होगा, ज्यादा होगा। विलय का मतलब जल। ठीक है, इधर बात करूं ओपी, परासरण दाब ज्यादा, परासरण दाब ज्यादा कब होगा, जब विलय का मान ज्यादा होगा। विलय का मान ज्यादा होगा, विलय ज्यादा मतलब विलय क्या हो जाएगा रे, कम। विलय कम मतलब जल कम हो जाएगा। अब आपको जल को समझना है, जल ज्यादा कहां पर है, जिधर ओपी कम है उधर ज्यादा जल, और जिधर ओपी ज्यादा उधर जल क्या हो गया, कम। अब परासरण की डेफिनेशन, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, यानी कम ओपी से ज्यादा ओपी की ओर जाता है। समझ गए बात को। तो ये आपका टॉपिक हुआ है किसका, परासरण दाब का। पहला दाब अपना कंप्लीट हुआ है। अब मैं बात करूंगा दूसरे दाब की। जो लिखा उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार लेना, मैंने जल्दी मिटा दिया है, थोड़ा घबराना नहीं है। दूसरा दाब अपने पास में आता है, उसको बोला जाता है स्फीति दाब व भित्ति दाब। दोनों की इंग्लिश आपको याद रखनी है। स्फीति दाब को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और भित्ति दाब को बोलते हैं वॉल प्रेशर, क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। तो स्फीति दाब का मतलब क्या हो गया, टर्गर प्रेशर मतलब टीपी, और भित्ति दाब वॉल प्रेशर मतलब क्या हो गया, डब्ल्यूपी। तो पहला दाब तो ओपी अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा है अपने पास में टीपी, तीसरा है अपने पास में डब्ल्यूपी। समझ गए बात को। अब देखो डिस्कस करते हैं अपन। साथ साथ में नोट कर लेना।
अब देखो इधर, यहां पर अपन ने पहला दाब क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब दूसरा दाब है स्फीति दाब या भित्ति दाब, टीपी और डब्ल्यूपी, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ठीक है। अब देखो है क्या, एक विलियन है, विलियन कैसा है, अल्प पराशरी विलियन। अल्प पराशरी दिमाग में आते ही सांद्रता की घंटी बजी पीछे के वीडियो में, है ना, तो आज भी बजनी चाहिए वो। तो अल्प पराशरी विलियन का नाम आते ही, अल्प मतलब थोड़ी, क्या है, सांद्रता, सांद्रता थोड़ी है मतलब जल का मान क्या हो गया भाई साहब, ज्यादा हो गया, ठीक है। जल का मान ज्यादा होते ही विलियन में जल का मान ज्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिका में क्या जाएगा, कम। तो एक बात तो समझ में आ गई, जल विलियन से कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर। तो जल विलियन से कोशिका के अंदर गया। अब कोशिका जो होती है उसमें बाहर ही बाहर क्या होती है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति और अंदर कोशिका झिल्ली, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, एक कोशिका है, उस कोशिका को आपने एक ऐसे विलियन में रखा है जिस विलियन में जल का मान ज्यादा है और कोशिका में जल का मान कम है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ आएगा, कम सांद्रता में, यानी विलियन से जल कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर। जैसे ही कोशिका में जल आएगा, कोशिका थोड़ी बहुत फूलेगी, थोड़ी बहुत जो फूलेगी तो जो अंदर कोशिका झिल्ली है वो भित्ति के बाहर की साइड में दाब लगाती है, ठीक है। और उस बाहर वाले दाब को बोलते हैं क्या, अपकेंद्री। अप मतलब, अपकेंद्री मतलब केंद्र से दूर जा रहा है। तो देखो ये कोशिका थी, ये कोशिका झिल्ली, ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है। जैसे ही जल का अंदर प्रवेश हुआ कोशिका में अल्पपराशरी विलियन में रखने पर, तो कोशिका फूलते ही कोशिका झिल्ली बाहर की साइड में दाब लगाती है केंद्र से दूर, उसको बोलते हैं अपकेंद्री दाब। क्या बोलते हैं, अपकेंद्री। तो कोशिका भित्ति की तरफ बाहर की साइड में दाब लगा, इस दाब को बोलते हैं अपन क्या, भित्ति, सॉरी स्फीति दाब, यानी फूलने के कारण दाब लगा है, टर्गर प्रेशर। अब जब कोशिका फूल जाएगी, भयंकर तरीके से फूलेगी, तो जो कोशिका भित्ति बाहर है वो अंदर की साइड दाब लगाएगी। तो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली के साइड अंदर दाब लगाती है केंद्र की ओर, तो इसको बोल दिया अभिकेंद्री। और ये क्या कहलाएगा, वॉल प्रेशर। इस प्रकार से दोनों आपकी डेफिनेशन बनती। अब समझ लीजिए इसको, कोशिका को जल में रखने पर, जल में रखने पर विलियन कौन सा है, अल्प पराशरी, ये आपको ध्यान में रखना है। जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक पराशर दाब के कारण कोशिका रस, कोशिका के अंदर, आपने बोला जल क्या है, कम है। जल कम मतलब विलय कम है, विलय कम मतलब विलय का मान ज्यादा, विलय जिधर ज्यादा होगा पराशर दाब का मान भी उधर ही ज्यादा। तो एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया यहाँ पर, अल्पपराशरी विलियन में किसी कोशिका को रखने पर पराशर दाब का मान कोशिका में ज्यादा होगा या विलियन में, कोशिका में, क्योंकि कोशिका में जल कम है, विलय का मान ज्यादा है। जिधर विलय ज्यादा उधर दाब का मान ज्यादा, तो पराशर दाब ज्यादा कहाँ हो गया, कोशिका के अंदर। इस कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जल के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पर, कोशिका झिल्ली जो अंदर वाली है कोशिका भित्ति पर बाहर की साइड में एक दाब लगाती है, कौन सा, अपकेंद्री, केंद्र से दूर, उस दाब को क्या बोल दिया, स्फीति दाब बोल दिया। अब जब कोशिका फूल जाएगी, कोशिका भित्ति स्फीति दाब के कारण तनाव में रहती है, बार ही बार क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो ये फूलने के कारण तनाव में आ जाएगी, खिंच जाएगी पूरी की पूरी, और विपरीत दिशा में केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय दाब लगाती है, उस दाब को क्या बोलते हैं, भित्ति दाब या वॉल प्रेशर बोलते हैं। समझ गए बात को, उतार लिया ना। इसको एक बार और कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप अपना, आप कॉन्सेप्ट खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का मैं ही लिखवाऊँ आपको, दिमाग थोड़ा बहुत आपको भी चलाना पड़ेगा। देखो अपन ने पढ़ा है यहाँ पर दो, एक पढ़ा अपन ने टीपी, एक क्या पढ़ा है, डब्ल्यूपी। टीपी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, स्फीति दाब, और डब्ल्यूपी का मतलब क्या हो गया, भित्ति दाब, ठीक है। दो दाब हो गए अपने पास में। अब याद कैसे रखना है, एक विलियन है, उस विलियन के अंदर एक कोशिका है, बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति, और अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये विलियन कैसा है, ये विलियन है अल्प पराशरी विलियन। अल्प पराशरी दिमाग में आते ही सांद्रता क्या हो गई इसकी,
कम होगी। सांद्रता कम मतलब जल का मान विलीन में ज़्यादा, इसलिए जल का मान विलीन में ज़्यादा, और कोशिका में जल क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में परासरण की डेफिनेशन में जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, मतलब जल विलीन से कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अगर दूसरे तरीके से समझे, जल का मान विलीन में ज़्यादा है और कोशिका में कम है। कोशिका में जल का मान कम होगा मतलब विलय का मान ज़्यादा। भाई विलय कम हो गया, विलय क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसलिए परासरण दाब की अगर मैं बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो ज़्यादा कहाँ पर होगा, जिधर विलय ज़्यादा है, यानी कोशिका के अंदर परासरण दाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, समझ गए ना। अब देखो, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया परासरण से, या बोल दो कि जिधर विलय ज्यादा है उधर परासरण दाब का मान ज्यादा अंदर है, तो परासरण दाब के कारण विलीन से जल कहाँ आ गया, कोशिका के अंदर आ गया। तो कोशिका धीरे 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 फूलती है। इस कारण जो कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली बाहर की साइड में एक दाब लगाती है, और बाहर की साइड में दाब लगा दिया मतलब ये देखो केंद्र से दूर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं बाहर की साइड लगने वाला दाब अपकेंद्रीय दाब। और बाहर की साइड में जो अपकेंद्रीय दाब या बल जो लगता है, यही क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। ठीक है। अब जब कोशिका फूल जाएगी तो कोशिका भित्ति तनाव में आ जाएगी, और ये कोशिका भित्ति अंदर की साइड में एक दाब लगाती है, कौन सा, अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय दाब लगाती है, और ये क्या कहलाता है, वॉल प्रेशर। समझ गए। तो सीधी सी डेफिनेशन बन गई कि अल्पराश्री विलीन में रखी कोशिका में जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के कारण कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है, और कोशिका फूलने के कारण कोशिका झिल्ली द्वारा भित्ति की ओर अपकेंद्रीय दाब लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्फीति दाब। और कोशिका तनाव में आने के कारण फिर वापस कोशिका भित्ति झिल्ली की ओर केंद्र की साइड में बल लगाती है, अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण दाब कौन सा पैदा होता है, WP। समझ गए। तो इस प्रकार अपन ने बात करी है यहाँ पर OP की, TP की और WP की। समझ गए। अब एक चीज आपको समझ में आती है यहाँ पर, जितना दाब बाहर लग रहा है उतना ही अंदर लग रहा है, यानी एक कॉन्सेप्ट बन गया, TP बराबर होता है किसके, WP। समझ गए। जितना दाब बाहर लगा उतना ही अंदर लगा। समझ गए बात को। ये अपने हुए 3 दाब। नेक्स्ट जो दाब है उसके बारे में बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। समझ गए। थैंक यू।